रदरफोर्ड, इन लोगों ने जो नियम दिए थे, रदरफोर्ड है ना, इन्होंने परमाणुओं के बारे में अलग अलग मॉडल विस्तृत किए थे। तो उनकी में सुधार करके उनमें जो कमियां थी ना, उन कमियों को दूर करने के लिए सन 1913 में, कब 1913 में वैज्ञानिक बोर्न ने, ठीक है, किसके सिद्धांत पर आधारित, जो क्वांटम सिद्धांत था, ठीक है, उस सिद्धांत पर आधारित एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बोर्न का परमाणु मॉडल कहते हैं। आगे समझ में, इंट्रो आपको यही देना है। थॉमसन और रदरफोर्ड जो थे वैज्ञानिक थे, उनकी कमियों को, उन्होंने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए थे, उन कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक बोर्न ने क्वांटम सिद्धांत पर आधारित एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम बोर्न का परमाणु मॉडल कहते हैं। और ये कब प्रस्तुत किया गया, 1913 में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। चलिए अब इस मॉडल के बारे में जानते हैं कुछ। सबसे पहली चीज उन्होंने बताया, इलेक्ट्रॉन, देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो नाभिक के चारों ओर, यहाँ बीच में नाभिक है, उसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं, जो भी उसकी कक्षा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सा भी ले लूँ, जैसे कार्बन लिया मैंने, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, तो इस 1s2 2s2 2p2, तो इसकी कक्षा कौन सी हो गई, दूसरी वाली। तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो यहाँ पर यही बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं, है ना, एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में। यहाँ पर जैसे ये दूसरे में है, तो ये एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसे हम कक्षा कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की कक्षा, ये उस इलेक्ट्रॉन की कक्षा। जैसे 3p6 में होता, तो ये तीसरी कक्षा उसकी वह वृत्ताकार कक्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना पहला नियम क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर एक स्वीकृत वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे यहाँ पर स्वीकृत वृत्ताकार कक्षा कौन सी है, ये वाली, तो उसमें वो क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कक्षा कहते हैं। यहाँ पर हम देखें तो पहली कक्षा क्या है, K, दूसरी है L, तीसरी है M, चौथी है N, इस तरह से ये वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये नियम हो गया पहला, ठीक है, पहला नियम, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं। दूसरा चीज ये है, प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की, प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की, एक प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम ऊर्जा जो होगी वो दूसरे कक्षा में जितनी है वो निश्चित ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो K की ऊर्जा निश्चित रहती है, L की ऊर्जा निश्चित रहती है, जैसे 1 है तो इसकी ऊर्जा उतनी रहेगी, दूसरे वाली कक्षा की ऊर्जा उसमें नहीं होगी, दूसरे में जो है वो तीसरे में अलग होगी, ठीक है। तो कक्षाओं की जो ऊर्जाएं होती है ना, वो क्या होती है, निश्चित होती है। तो दूसरा ये है, प्रत्येक कक्षा में ऊर्जा की निश्चित मात्रा ही संलग्न होती है, ठीक है। यहाँ पर हम n+l रूल से अपन जान चुके हैं। यहाँ पर जो है n का मान कितना होता है s के लिए, यहाँ पर ये n तो 2 हो गया और l कितना हो गया 0 s के लिए, तो यहाँ कितना है 2। आप वो नियम मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो कितनी है 2। तो यहाँ पर जो दूसरा कक्षक है ना, उसकी ऊर्जा निश्चित है। ऐसे जो तीसरा होगा, तीसरे की ऊर्जा अलग होगी, उसकी निश्चित होगी, तो वो स्वीकृत रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। और उनकी ऊर्जाओं के आधार पर ही उनके जो कक्षाएं होती हैं, उन्हें K, L, M, N इस आधार पर उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरी चीज, ठीक है, ऊर्जा निश्चित होती है और ये जो ऊर्जा होती है ना तो वो ऊर्जा नष्ट होती है, ना ही उस ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊर्जा ना तो नष्ट होगी और ना ही उसमें नष्ट होगी। तीसरा पॉइंट ये है, ऊर्जा ना तो नष्ट होगी और ना ही उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। वो वैसे ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है उनकी ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, ना ही उसमें वृद्धि होती है, ना उसमें कोई क्षय होगा। तो वो क्या होती है, जैसा उनमें निश्चित है वो उतनी ही उसकी ऊर्जा रहेगी। जैसे कार्बन है, उसकी ऊर्जा इतनी ही रहनी है तो वो उतनी ही रहेगी। ये नहीं कि कभी भी वो तीसरी कक्षा में पहुंच गया, चौथी कक्षा में पहुंच गया, नहीं, उसमें वो निश्चित है या अनिश्चित है। ओके, चलिए, तो ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, अब जिस तरह से ऊर्जा निश्चित होती है ना, उसी तरह से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के जो कोणीय संवेग होते हैं वो भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या निश्चित होंगे, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं,
ठीक है। इसके लिए वैज्ञानिक बोर ने एक व्यंजक भी प्रस्तुत किया, निश्चित होता है कोणीय संवेग के लिए। वो जो होता है फॉर्मूला वो है mvr = nh/2π। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला जो हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करेंगे ना उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। अब m क्या होता है, v क्या होता है, r क्या होता है, तो ये जो होते हैं ना, m होता है द्रव्यमान, v होता है उसका जो वेग होता है, r जो है त्रिज्या होती है, ठीक है। h जो होता है वो प्लांक का सिद्धांत है, और n जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लांक नियतांक बोलते हैं h को, ओके। तो ये जो है ये आपका ये पूरा डेरिवेशन हो गया, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसके आधार पर ही अगला डेरिवेशन होगा। तो इसके आधार पर ही हम कोणीय संवेग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोणीय संवेग, ओके। तो ये अपने 4 पॉइंट हो गए। पहला हमने देखा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक निश्चित कक्षा में होते हैं, निश्चित कक्षा में होंगे, पहला पॉइंट तो हमने ये देख लिया, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ऊर्जाएं, कक्षा भी निश्चित है और उनकी ऊर्जा भी क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है। ऊर्जा निश्चित होती है और वो जो ऊर्जा है ना तो उसका कोई क्षय होता है और ना ही उसमें कोई वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट ये देख लिया। चौथा, जिस तरह से ऊर्जा निश्चित होती है उसी तरह से उनका कोणीय संवेग भी क्या होता है, निश्चित होता है। अब अपना लास्ट पॉइंट क्या है, कभी कभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा ग्रहण करते हैं, मीन्स हमने एनर्जी दी तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा ग्रहण करके, अगर एक्स्ट्रा कोई ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ से जैसे जाते हैं, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था, ओके। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दी और वो ऊर्जा के कारण वो पहुंच गया ऊपर वाले, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जब जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, जब मैं उसको ऊर्जा दूंगी, एनर्जी दूंगी, तो एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ पर पहुंच जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया, ठीक है। अब ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो ये थी, एक्स्ट्रा ऊर्जा लेकर वो ऊपर पहुंचा तो वहां रुकेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ऊर्जाएं क्या होती है, निश्चित होती है। तो वो कुछ समय पश्चात जब तक उसके पास में ऊर्जा रहेगी तब तक तो वो वहां रहेगा, लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा खत्म होगी, कभी ना कभी तो खत्म होगी, जैसे ही ऊर्जा देना हम बंद करेंगे, वापस से वो क्या होगा, वापस से अपनी कक्षा में आएगा। और ये जो कक्षा में आएगा ना, तो वो क्या होगा, एक दृश्य प्रकाश के रूप में एक रंग को मुक्त करेगा कि हमें है ना वो रंगीन प्रकाश के रूप में दिखाई देगा जब वो वापस से लौटकर अपनी कक्षा में आता है, ठीक है। तो 5वां नियम अपना ये हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, ये इलेक्ट्रॉन है, जब उसको ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा क्वांटा को वो अवशोषित कर लेता है ना। क्वांटा ये H जो था वो अवशोषित कर लेता है, ऊर्जा को उसने क्या किया, अवशोषित किया, ठीक है। और उच्च ऊर्जा स्तर में कूद कर चला जाता है, कूद गया वो उच्च ऊर्जा स्तर में, ठीक है। फिर क्या होता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यहाँ से जब वो यहाँ पर आएगा, जैसे ही उसके पास में हमने एनर्जी देना खत्म करी तो वो वापस से अपने स्तर पे आएगा, तो वो क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों को मुक्त करेगा, जो कि एक दृश्य प्रकाश के रूप में हमको दिखाई देंगे, यानी हमें एक कलरफुल रंग जो होगा वो दिखाई देगा जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से वापस से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। तो ये 5 पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। यही है बोर का परमाणु मॉडल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। ओके, धन्यवाद।